हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मोल फ्रैक्शन के बारे में। चलिए आज मोल फ्रैक्शन के कुछ सवालों को हल करते हैं। हम और आप मिलकर कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन यानी जिसे हम हिंदी में मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है बच्चों? किसी भी विलयन के एक घटक तथा विलयन के समस्त घटकों के मोलों की संख्याओं के अनुपात को विलयन के उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। बच्चों, इसको हम जीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल होता है इस तरह से, जीटा से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं होती, मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। और बच्चों, एक इसकी खास प्रॉपर्टी है कि मोल प्रभाज टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर से मुक्त होता है, यानी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। बच्चों, इस वीडियो में हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब बच्चों कि जो विलयन कम से कम दो घटकों से मिलकर बना हो, जिसमें एक सॉल्यूट हो और दूसरा सॉल्वेंट हो। अगर हमको ऐसे विलयन जिसमें दो ही घटक उपस्थित हों और ऐसे विलयनों का मोल प्रभाज निकालना हो, तो आपको हमने फार्मूला बताया था। सपोज करो कि एक विलयन का कंपोनेंट ए है और सॉल्वेंट इसमें बी दूसरा कंपोनेंट है, तो मोल प्रभाज यानी जीटा ऑफ ए इज इक्वल टू मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी एन ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी यानी टोटल मोल्स। ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी जीटा ए का मोल प्रभाज ए के मोलों की संख्या बटे टोटल मोल्स। अगर बी का इसी तरह से निकालें तो जीटा बी इज इक्वल टू एन बी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी यानी टोटल मोल्स। बच्चों, एक खास बात और है कि अगर विलयन में कई सारे घटक हैं, दो या दो से अधिक भी घटक हो सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, जितने भी घटक उसमें उपस्थित होंगे उन सब के मोल फ्रैक्शन का योग बच्चों 1 आएगा। यानी अगर हम इनको ऐड कर दें जीटा ए प्लस जीटा बी तो इसका मान कितना आएगा बच्चों? 1। हम किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के या जिसमें 3 कंपोनेंट उपस्थित हों, 4 कंपोनेंट उपस्थित हों, उन सब कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का योग कितना होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए एक सवाल लगाते हैं। सवाल है हमारा पहला, आप भी नोट करिए और वीडियो को पॉज करके आप सवाल को लगाने का प्रयास भी करिए। पहला सवाल है, 900 ग्राम जल में एसीटोन के एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं पता कि इनके मोल्स कितने उपस्थित हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको एसीटोन और जल का भार दे दिया गया है, जिसमें जल हमारा 900 ग्राम उपस्थित है और एसीटोन 5.8 ग्राम उपस्थित है। आइए देखते हैं, इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं हम। और अब जल का कितना भाग है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है, पहले आप लिख लो उसको। जल का भार 900 ग्राम है, तो जल के मोलों की संख्या क्या होगा बच्चों? जल का भार बटे जल का अणुभार, यानी मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना है? 900 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। H2O का मॉलिक्यूलर वेट, H2O हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, तो 2 गुणे 1 प्लस 16 बराबर 18। जल का आ गया मॉलिक्यूलर वेट 18। 18 5 जा 90 और 0 0 उतार लो आप, तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हमारे पास 50 मोल। इसी तरह से आपको एसीटोन का मोल भी एसीटोन का भार दिया गया है, मोल नहीं। एसीटोन का भार कितना दिया गया हमको? 5.8 ग्राम। एसीटोन का मोल प्रभाव निकाल लीजिए, फार्मूला आपको पता ही होगा, CH3COCH3। तो एसीटोन का भार बटे एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट 5.8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमको नहीं पता, तो इसको कैलकुलेट कर लें जल्दी से। C होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, ऑक्सीजन 16, तो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3, ये कुल मिलाकर आएगा 58। तो 5.8 अपॉन 58 इज इक्वल टू 0.1 मोल। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन उस बिलियन में कितने होंगे। आइए अब इसके बाद हल करते हैं। मोल प्रभाव क्या होगा? इनको हम साइड में लिख लेते हैं कहीं पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आया था? 50, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COCH3 कितना था? 0.1 आया था। तो इसलिए अब मोल प्रभाव निकालते हैं। जीटा ऑफ H2O का मोल प्रभाव। तो H2O के मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COCH3। यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 50 अपॉन 50 प्लस 0.1। ये बच्चों वैल्यू आएगी हमारी 0.998। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 0.998। इसी तरह से बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन। तो ये वैल्यू बच्चों यहाँ से हम यहाँ पर लिख देते हैं आगे, क्योंकि नीचे चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं।
यहाँ हो जाएगा जीटा ऑफ CH3COCH3 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 50 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 50.1 इज इक्वल टू 0.002। ये है हमारा बच्चों एसीटोन का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज। उम्मीद करते हैं आपका भी यही आंसर आया होगा अगर आपने प्रयास किया होगा तो। आइए बच्चों दूसरा सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा एथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण में 54% वेट बाय वेट यानी भार अनुसार जल है, तो मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। और आइए देखते हैं फिर इसका हल, सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आप ध्यान दोगे कि विलयन के अंदर 54% जल है, वो भी वेट बाई वेट। वेट बाई वेट का मतलब कि हमारा टोटल सोल्यूशन कितना है। टोटल सोल्यूशन हमारा है 100 ग्राम का, जिसमें जल कितना है, जिसमें जल है हमारा 54% यानी कि 54 ग्राम के बराबर। अगर उसमें जल 54 ग्राम है तो एथिल अल्कोहल कितना होगा, C2H5OH, ये होगा 100 माइनस 54 इक्वल टू 46 ग्राम। ग्राम होगा बच्चों। तो आइए इनके मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, H2O का भार हमको दिया गया है 54 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हमको H2O का पता है कितना होता है 18 3 ज़ा 54, यानी नंबर ऑफ मोल्स H2O के कितने हो गए 3 मोल। एथिल अल्कोहल का निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH इक्वल टू 46 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट हमको नहीं पता तो हम कैलकुलेट कर लें फट से। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, यानी 2 कार्बन 12 गुणे 2 प्लस 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, 6 गुणे 1 प्लस 16, 12 दूना 1 24, 24 6 30, 30 16 46, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया इसका 46 46। 46 बन जा 46, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल 1 मोल। अब इसके सहारे बच्चों हम आसानी से एथिल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन की गणना कर सकते हैं। जीटा ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल यानी 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1 प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0.25। ये आ गया हमारा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। जैसा कि बच्चों हमने बताया था कि विलयन में अगर 2 कंपोनेंट उपस्थित हैं, उन दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का योग कितना होता है 1। तो H2O के मोल फ्रैक्शन की गणना हम यहीं से कर सकते हैं, इस फार्मूले की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो जीटा ऑफ H2O इक्वल टू 1 माइनस जीटा ऑफ C2H5OH, यानी हो जाएगा 1 माइनस 0.25 इक्वल टू 0.75। ये हो गया हमारा H2O का मोल फ्रैक्शन। ये शायद नहीं दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, तो हम ऊपर लिख देते हैं साइड में। यहाँ से देखिए आप इधर 1 माइनस जीटा ऑफ C2H5OH, तो 1 माइनस हो गया 0.25 इज इक्वल टू 0.75।
ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन जल का। ये 2 सवाल हो गए बच्चों। आइए तीसरा सवाल करते हैं फटाफट। तीसरा सवाल भी आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के मिश्रण में 36 ग्राम जल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप आसानी से इसको कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। आइए हल करते हैं। हमको एथिल अल्कोहल का वेट कितना दिया गया है, 46 ग्राम, और H2O कितना दिया गया है, 36 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 46 अपॉन, अभी पिछले क्वेश्चन में एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट निकाले थे 46, यानी 1 मोल एथिल अल्कोहल का 1 मोल प्रेजेंट है। H2O के लिए 36 अपॉन 18, 18 टू जा 36, यानी H2O के हमारे पास आ गए 2 मोल। मोल फ्रैक्शन की गणना कीजिए तो जीटा ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH यानी 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O और प्लस एथिल अल्कोहल 1 + 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। जो आंसर आएगा 0.333 कंटिन्यूसली आता जाएगा। इसी तरह से जीटा ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस एथिल अल्कोहल 2/3 इज इक्वल टू 0.666। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। यहाँ पर H2O का मोल फ्रैक्शन हम उस फार्मूले से भी निकाल सकते थे कि 1 में से हम एथिल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन को घटा देते, तब भी आंसर हमको यही मिलता। हमको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये था बच्चों मोल फ्रैक्शन के कुछ सवाल थे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, नेक्स्ट रासायनिक यूनिट शुरू करते हैं जिसका नाम है नॉर्मैलिटी। तो चलिए बच्चों नॉर्मैलिटी शुरू करते हैं, जिसको नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मैलिटी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। जैसे इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों? नॉर्मलता बराबर, और इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, तो नॉर्मलता N बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़,
कि नॉर्मलता टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी तापमान पर निर्भर करती है। तो नॉर्मलता बराबर बच्चों विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे आप? ये फार्मूला होता है बच्चों, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। बच्चों बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि तुल्यांकी भार किसी भी अम्ल का या क्षार का कैसे निकाला जाए। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला है, आप नोट कर लो। तुल्यांकी भार बराबर जो भी पदार्थ हो उसका अणुभार बटे, अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता या क्षार है तो क्षार की अम्लता। इस तरह से बच्चों हम उस पदार्थ का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे और निकालने के बाद इस फार्मूले में रखकर हम उसकी नॉर्मलिटी की गणना कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा फार्मूला था, नॉर्मलता विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, और इस तरह से निकालने के बाद हम इस फार्मूले में रख देंगे जिससे हम नॉर्मलता की गणना आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मलता को बच्चों कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसको सिंबल्स में व्यक्त करें तो नॉर्मलता बराबर होगा पदार्थ का भार W से अपॉन अणुभार तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट कैपिटल E से, अणुभार नहीं तुल्यांकी भार, बटे आयतन लीटर में V/1000। इस तरह से फार्मूले को हम सिंबल में व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ से बच्चों अगर हमें किसी सवाल में पदार्थ की जो भी विलेय पदार्थ हो उसकी मात्रा की गणना करनी पड़े तो इसी फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, W = NeV/1000। इस फार्मूले के जरिए हम आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा की गणना कर सकते हैं और इससे हम नॉर्मेलिटी की गणना कर सकते हैं। तो आइए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन नोट करिए, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन विलयन का कुल आयतन 250 ml कर लिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमको क्या क्या दिया गया पहले आप देख लो। आपको दिया गया है 4 ग्राम NaOH है, V दिया गया हमको 250 ml, इसको हम लीटर में बदल लें 250
बटे 1000 लीटर हो गया। नॉर्मेलिटी की गणना करनी है हमको। नॉर्मेलिटी इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय का भार कितना दिया गया बच्चों हमको? 4 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट आप निकालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तुल्यांकी भार सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो उसका अणुभार होगा वही उसका तुल्यांकी भार भी होगा। सोडियम 23 + 16 और +1, ये आएगा 40 अपॉन V हमको दिया गया है 250 ml अपॉन 1000। 250 4 जा 1000, 4 10 जा 40, ये आएगा बच्चों 1/10 इंटू 4/1 इज इक्वल टू 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। और इसी से बच्चों आपको मात्रक भी मिल गया कि नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है? तुल्यांक प्रति लीटर होता है नॉर्मलिटी का मात्रक। तो बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मेलिटी का। 250 ml N/10 Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो बच्चों क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया गया है? नॉर्मेलिटी दी गई है हमको 1/10 और आपको भी दिया गया है 250 ml। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, तो इसके इक्विवेलेंट वेट की ज़रूरत होगी हमको। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। सोडियम होता है 23, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16। तो ये आएगा बच्चों सोडियम 2 × 23 + 12 + 16 × 3, 46 + 12 + 48, ये हो जाएगा 106। ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 106/2 53, ये होगा सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट यानी तुल्यांकी भार। Na2CO3 का तुल्यांकी भार कितना होगा? 53 होगा। तो आइए अब इनसे हम W का मान निकालने का प्रयास करते हैं। हमको मिल गया इक्विवेलेंट वेट (53). फार्मूला हमने बताया आपको W यानी आवश्यक पदार्थ की मात्रा कितना होगा?
n इंटू ई इंटू वी अपॉन 1000। नॉर्मेलिटी हमको दी गई है 1/10 इंटू इक्विवेलेंट वेट निकाला हमने 53 इंटू वी आपको पता है 250 अपॉन 1000। 250 4 जा 1000 हो गया 53/10 इंटू 4 यानी 53 अपॉन 40 इज इक्वल टू 5.3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 बचा 1 13 4 3 जा 13 पॉइंट आगे लग जाएगा 2 जा 1.325 W इज इक्वल टू 1.325 ग्राम Na2CO3 की मात्रा की आवश्यकता होगी 250 ml n/10 का बिलियन बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, प्रश्न के अंदर हमको नॉर्मेलिटी दी नहीं रहती, कुछ लिख दिया जाता है, जैसे 1n लिख दिया गया, जिसको हम समझेंगे नॉर्मल बिलियन। जैसे कभी कभी डेसी नॉर्मल कह दिया गया, डेसी नॉर्मल, इसका मतलब हो गया बच्चों वो उसकी नॉर्मलिटी n/10 है। सेंटी नॉर्मल कहा गया, तो नॉर्मलिटी बच्चों होगी n/100 के इक्वल। और मिली नॉर्मल कहा गया तो बच्चों ये होगा n/1000 के इक्वल। कभी कभी प्रश्न के अंदर हमको ये चीज़ें ना दे करके ये लिख दिया जाता है डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल, तो आप उनका मतलब जानते रहिए कि डेसी नॉर्मल का मतलब n/10, सेंटी नॉर्मल का मतलब n/100 और मिली नॉर्मल का मतलब n/1000। अगर आपसे कहा जाए बच्चों नॉर्मल बिलियन क्या होगा, नॉर्मल बिलियन, तो नॉर्मल बिलियन एक ऐसा बिलियन होता है बच्चों जिसमें 1 लीटर बिलियन में उस विलेय पदार्थ का केवल एक तुल्यांक ही उपस्थित हो। ऐसे बिलियन को हम नॉर्मल बिलियन कहते हैं, जिसमें विलेय का केवल एक ही तुल्यांक उपस्थित हो। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे मोलरिटी के बारे में। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।